तो ये वीडियो रहने वाली है UFC फाइट नाइट अदेसानिया वर्सेस पाइफर के कार्ड की रिएक्शन और रीकैप वीडियो, जहां पर इस साल का हम बोल सकते हैं बेस्ट कार्ड हमने देखा है। रिगार्डलेस कि ये कार्ड एक फाइट नाइट कार्ड था, मुझे लगा कि ये इस साल का बेस्ट कार्ड है, जहां पर हर कोई फाइट का ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा क्रेजी गई है। और इसी के साथ मेन कार्ड में 6 की 6 फाइट्स में फिनिश भी देखने को हमें मिला। या तो फाइटर्स अपनी फाइट्स को पहले 2 राउंड्स में फिनिश कर दे रहे थे, या फिर लास्ट राउंड तक फाइट ब्रूटल जारी थी और तब जाके फिनिश आ रहा था। सुपर हाइप्ड हूं मैं इस कार्ड को देखने के बाद, जहां पर क्रेजी कार्ड गया था। और ऐसा भी नहीं था कि इस कार्ड में बहुत ही ज्यादा बड़े नाम वाले फाइटर्स हैं। अदेसानिया को हटा दें तो इतने बड़े नाम वाले फाइटर्स भी नहीं थे, बट फाइट्स ने क्या इंसेन डिलीवर किया है। तो ओवरऑल इतने अच्छे कार्ड को देखकर काफी टाइम के बाद हमें एक ऐसा कार्ड देखने को मिला है जहां पर हर एक फाइट ने डिलीवर किया है, तो सच में मजा आ गया। और मेन कार्ड की बात करें, अब यहां पर मैं फाइट्स को देखकर हैप्पी भी था बहुत, बट उसके बाद थोड़ा सा सैड भी हो गया, जहां पर पहली की 4 फाइट्स जैसे मैंने बोली थी एग्जैक्टली वैसे गई हैं। जैसे मैंने बोला था कि फिनिश होगा वैसे ही फिनिश आए, तो मजा आया देखकर। फिर को मेन इवेंट आती है और एलेक्सा ग्रासो ने क्या फिनिश किया है वहां पर, बोल सकते हैं कि हमने विमेंस एमएमए का वन ऑफ द स्केरियस्ट नॉकआउट में से एक देखा है, जहां पर नॉकआउट करने के बाद एकदम से सबमिशन लॉक। तो ये बहुत ज्यादा इंसेन मोमेंट थी और मैं ग्लैड था कि यहां पर मैं रॉन्ग हुआ हूं। एलेक्सा ग्रासो फाइट को विन किया है, कम ऑन गाइस, खुश होना बनता है। बट अब जब मेन इवेंट की बात करते हैं, तो ये फाइट देखकर मैं बहुत ज्यादा सैड हुआ हूं, क्योंकि जो फाइट को अदेसानिया ने फंबल किया है, मैं क्रेजी हो गया था फाइट को देखकर कि लग रहा था कि फाइट अदेसानिया की साइड जा रही है, बट उसके बाद बेकार फाइट आईक्यू दिखाते हुए अदेसानिया ने पूरी फाइट को फंबल कर दिया और जो पाइफर से नॉकआउट हो गया। ओवरऑल ये कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा गया है, हर किसी फाइट ने डिलीवर किया है। जहां पर मेन कार्ड की ओपनर फाइट में टेरेंस मैकिनी काइल नेल्सन को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देता है। पहला राउंड छोड़ो, अंडर 30 सेकंड्स टेरेंस मैकिनी ने फाइट को फिनिश कर दिया, जहां पर फर्स्ट ही एक्सचेंज में वो नेल्सन को नॉकआउट कर देता है। आई टोल्ड यू गाइस, पहले राउंड में टेरेंस मैकिनी जितना डेंजरस फाइटर और कोई नहीं होगा, जहां पर वो ऑल आउट चले जाता है। और इधर भी अगर हम फाइट को देखें, तो जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, टेरेंस मैकिनी यहां पर अपने जैब को लैंड करता है, उसके बाद पार्शियल उसका लेफ्ट हैंड कनेक्ट होता है और बस एकदम से हेड किक आ जाती है। काइल नेल्सन यहां पर पूरी हेड किक को ब्लॉक करता है वैसे तो, बट उस किक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि काइल नेल्सन ग्राउंड में गिर जाता है। और वहीं पर बहुत ही ज्यादा स्पीड को दिखाते हुए टेरेंस मैकिनी बार बार हैमर फिस्ट को थ्रो करने लग पड़ता है, जिससे कि काइल नेल्सन कुछ भी नहीं कर पाता है, वो शेल कर जाता है। और एंड में ये सब देखकर रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। तो बस ये फाइट 24 सेकंड्स चली है और नेल्सन फाइट ओवर होने के बाद अपने कोचेस को भी बोल रहा होता है कि उसे पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ उसके साथ। जहां पर टेरेंस मैकिनी पहले राउंड में एक बीस्ट फाइटर है और यहां पर उसने यही शो कर दिया और एक और बार पहले राउंड में उसने फिनिश निकाल दिया। मूविंग ऑन, तो हम मिडिल वेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर यूजरी बेलगावरी राउंड 3 में मंसूर अब्दुल मलिक को नॉकआउट कर देता है और इसकी अनडिफीटेड विनिंग स्ट्रीक को ब्रेक कर देता है। थ्रू आउट ऑफ द फाइट यूजरी बेलगावरी ने ब्रूटल बीटिंग को पुट ऑन किया अब्दुल मलिक के ऊपर, जहां पर प्रेडिक्शन में भी मैंने बोला था क्लिंच की जो नीज हैं या फिर हेड किक्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी। और एग्जैक्टली यहां पर ऐसा होता है, जिधर पूरी फाइट में यूजरी ने अब्दुल मलिक को सेटल तक भी नहीं होने दिया। बेशक दोनों की रीच सेम है, बट साइज की वजह से यूजरी बेलगावरी और ज्यादा डिस्टेंस को मेंटेन करके रख रहा था और इसी की वजह से अब्दुल मलिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अगर वो रेंज में रह रहा था तो उसे ब्रूटल जैब्स को लेना पड़ रहा था, एलेक्स परेरा जो किक्स को मारता है वही किक्स को लेना पड़ रहा था, क्योंकि यूजरी बेलगावरी एलेक्स परेरा का टीममेट है। और राउंड 3 आते आते उसकी जो लीड लेग थी वो कंप्लीटली गिव अप कर चुकी थी। तो रेंज में रहकर ये वाली चीजें, और जब इतनी बीटिंग लेने के बाद फाइनली अब्दुल मलिक रेंज को क्लोज भी कर रहा था, तो वहां पर यूजरी बेलगावरी क्लिंच करके उसके हेड को नीचे कर दे रहा था और एकदम से ब्रूटल नीज को थ्रो कर रहा था उसके फेस के ऊपर, जिससे कि बहुत ज्यादा बीट डाउन हो गया था अब्दुल मलिक। राउंड 2 के एंड में ही अगर बस 2 से 3 सेकंड्स बचे होते तो वो वहीं पर ओवर हो गया था, जिधर राइट हुक यूजरी बेलगावरी पूरा क्लीन लैंड करता है अब्दुल मलिक के ऊपर और अब्दुल मलिक ड्रॉप डाउन हो जाता है। अब राउंड ओवर होने में बस 2 ही सेकंड्स बचे थे, इसीलिए बेलगावरी इतने ज्यादा पंचेस को ग्राउंड में लैंड नहीं कर पाया और राउंड ओवर हो जाता है। तो वहां पर बच गया अब्दुल मलिक। बट फिर थर्ड राउंड में एग्जैक्टली हम राउंड 2 का रिकैप देखते हैं, जहां पर क्लिंच में नीज पड़ रही है, अपर कट पड़ रहे हैं, राइट हुक लेफ्ट हुक सब कुछ दे रहा है यूजरी बेलगावरी। और यहां पर अब्दुल मलिक के हार्ट की बात करनी पड़ेगी, उसने पूरा हार्ट को दिखाया, फाइट बैक करने की ट्राई की, बट एंड में हम देखते हैं इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद ऑलमोस्ट फीट में ही अब्दुल मलिक नॉकआउट होने लगा था। और वहीं पर यूजरी बेलगावरी का लेफ्ट हुक आता है, जो कि और ज्यादा हर्ट कर देता है अब्दुल मलिक को। अब्दुल मलिक ट्राई करता है थोड़ा सा सर्कल राउंड करने की, बट अपनी साइज के एडवांटेज लेते हुए इतनी दूर से ही यूजरी अब्दुल मलिक की नेक को पकड़ता है और एकदम से नी को लैंड कर देता है फेस पर, जिससे कि अब्दुल मलिक नॉकआउट हो जाता है। तो यहां पर मंसूर अब्दुल मलिक ने बहुत ज्यादा बीटिंग ली है। वेयरएज यूजरी बेलगावरी की बात करें तो फाइट में वो अंडरडॉग था, क्योंकि वो एक अनडिफीटेड फाइटर के साथ फाइट कर रहा था। बट जस्ट लाइक एलेक्स परेरा, फाइट बाय फाइट हम देखते जा रहे हैं कि
यूजरी बेलगाउरी भी अपनी फाइट गेम को इंप्रूव करे जा रहा है। यहाँ पर वो टेक डाउन भी हुआ मल्टीपल टाइम्स, बट 0 डैमेज लेकर बहुत जल्दी वो वापस खड़ा हो गया। तो वो ग्राउंड गेम को भी इंप्रूव कर रहा है और बोल सकते हैं एलेक्स परेरा तो मिडिल वेट डिवीजन में नहीं है, बट उसका टीममेट यूजरी बेलगाउरी अब प्रॉपर प्रोस्पेक्ट बन रहा है मिडिल वेट डिवीजन का। मूविंग ऑन, तो अब चलते हैं फेदरवेट डिवीजन में, जहां पर क्या क्रेजी नॉकआउट आया है ये। यहाँ पर लेरेन डगलस पहले ही राउंड में जूलियन इरोजा को नॉकआउट कर देता है। ब्रो, क्लियरली पावर का डिफरेंस हमें देखने को मिला। जहां पर पंचेस की तो मैं बात करता हूं, बट जब लेग किक्स की भी बात करते हैं तो डगलस यहाँ पर लेग किक्स को इतनी ज्यादा जोर को मार रहा था कि 2-3 लेने के बाद ही जूलियन इरोजा की जो लीड लेग थी वो कंप्लीटली जा चुकी थी। वो अच्छे से अपने वेट को भी उस लेग पे नहीं डाल पा रहा था, और यही सेंस करते हुए कि जूलियन इरोजा अब मूव भी नहीं कर पा रहा अच्छे से, लेरियन डगलस अपने पंचेस को अनलीश करने लग पड़ता है। जहां पर फाइट बस 3 मिनट्स और 33 सेकंड चली है, बट इतने टाइम पर ही जूलियन इरोजा का 5-6 बार ऐसा लग गया कि वो नॉकआउट हो जाएगा। लेरियन डगलस पूरा किल के लिए जा रहा होता है, बहुत ही हार्ड अपने हुक्स को स्विंग कर रहा होता है, और यहां पर क्रेजी मूवमेंट पता है क्या है, डगलस के जैब में ही इतनी ज्यादा पावर थी कि अपने जैब को उसने जब भी लैंड किया है, जूलियन इरोजा ब्रूटली रॉक हो रहा था, वो 2-3 बार ड्रॉप भी हो गया, तो जैब में ही डगलस के पास इतनी ज्यादा पावर थी। और उसके बाद अगर हम फिनिशिंग मूवमेंट को देखें तो यहां पर लेरियन डगलस एक बहुत बड़े ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो करता है, जो कि रीकैप देखने पे पता लगता है कि लैंड भी नहीं हुआ था पंच, बस यहां पर डगलस की रिस्ट लैंड हुई थी, बट उसी का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि जूलियन ड्रॉप डाउन हो जाता है, और वहां पर जैसे ही वो वापस खड़े होने लगता है एकदम से लेफ्ट अपरकट पड़ता है, जो कि फिर से उसे ड्रॉप कर देता है, और वहां पर एक राइट हुक और ओवर। तो लेरियन डगलस की ये विन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग विन थी, और गिवन द फैक्ट कि ये फाइट बस फेदरवेट डिवीजन की थी, तो उसके कंपैरिजन में डगलस ने यहां पर बहुत ज्यादा पावर को दिखाया है। ऐसा लग रहा था कि कोई वेल्टरवेट या फिर मिडिल वेट फाइटर फाइट कर रहा है, जहां पर इतना ज्यादा स्पीड और इतनी ज्यादा पावर। डेफिनेटली लग रहा है कि लेरियन डगलस फेदरवेट डिवीजन का एक न्यू प्रोस्पेक्ट बन सकता है। मूव करते हैं अगली फाइट में, जो कि वेल्टरवेट डिवीजन की थी, और यहां पर अपनी लास्ट फाइट रिटायरमेंट फाइट में माइकल किएसा 1 मिनट में ही निको प्राइस को सबमिट कर देता है। एक बात पता है, अगर तो ये फाइट माइकल किएसा की रिटायरमेंट फाइट नहीं होती ना, तो मान के चलो कि ये फाइट डिसीजन जाती, पर जैसे मैंने वीडियो में भी बोला था कि ये रिटायरमेंट फाइट है, तो माइकल किएसा यहां पर ऑल आउट जाने वाला है, और निको प्राइस की ग्राउंड गेम है नहीं, वो स्लो फाइटर है, तो वो पूरी ट्राई करने वाला है सबमिशन को निकालने की, और एग्जैक्टली हम यहां पर देखते हैं। बट मेन बात यहां पर ये थी कि बहुत ही ज्यादा जल्दी हम इस चीज को देख लेते हैं, जहां पर जैसी ही फाइट स्टार्ट होती है एकदम से माइकल किएसा बैक को पकड़ने के बाद ग्राउंड में ले जाता है निको प्राइस को, और वहां पर बॉडी ट्रायंगल देकर उसने ऑलमोस्ट अपना चोक लगा दिया था। बट एक चीज यहां पर निको प्राइस ने की है जो कि डेंजरस भी हो सकती थी माइकल किएसा के लिए, जहां पर वो एकदम अपनी बॉडी को ड्रॉप डाउन कर देता है, और हम देख भी सकते हैं माइकल किएसा का पूरा फेस ब्लास्ट होता है कैनवस पर, और बोल सकते हैं शुक्र है कि उसकी चिन स्ट्रॉन्ग है, वरना कभी कभार हम देखते हैं ऐसे इंपैक्ट से कुछ फाइटर्स नॉकआउट भी हो जाते हैं। बट माइकल किएसा को कुछ भी नहीं होता है, और जो उसने बॉडी ट्रायंगल दिया हुआ था उसकी हेल्प से वो वापस निको प्राइस की बैक पे चढ़ जाता है, और वहीं पर रियर नेकेड चोक को कंप्लीटली सिंक इन करके वो निको प्राइस को टैप आउट करवा देता है। अब रिमेंबर गाइस, फाइट बस 1 मिनट चली है, तो ज्यादा कुछ यहां पर बात करने के लिए नहीं है। पहला ही जो एक्सचेंज है वही कंटिन्यू होकर यहां पर फिनिशिंग मूव बन जाता है, और अपनी लास्ट फाइट में एक बहुत अच्छी फिनिश विन लेकर माइकल किएसा रिटायर हो चुका है। अब शायद से फाइट के बाद निको प्राइस ने भी रिटायरमेंट को ले लिया है, क्योंकि जैसे ही फाइट ओवर हुई और माइकल किएसा अपने ग्लव्स को निकाल रहा था, तो साइड में अगर हम देखें निको प्राइस ने भी अपने ग्लव्स को निकालकर कैनवस में रख दिया था, तो मे बी उसने भी रिटायरमेंट ले लिया है। बट क्योंकि ये सारी मूवमेंट माइकल किएसा की थी, इसीलिए बोल सकते हैं कि उसे माइक नहीं मिला। और हम मूव करते हैं को मेन इवेंट में, जहां पर इतना ज्यादा ब्रूटल नॉकआउट आया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये मे भी सबसे ज्यादा स्केरी नॉकआउट हो सकता है विमेंस एमएमए का, जहां पर एलेक्सा ग्रासो पहले राउंड में मेसी बार्बर को नॉकआउट कर देती है, और उसके बाद सबमिट भी कर देती है। गाइस, ये जो फिनिश आया ये इतना ज्यादा इंसेन था कि पहले तो एलेक्सा ग्रासो नॉकआउट करती है मेसी बार्बर को, बट उसके बाद बिना कोई टाइम वेस्ट किए एकदम से बैक टेक करके रियर नेकेड चोक को लॉक इन कर देती है, सबमिट कर देती है मेसी बार्बर को। और इंसैनिटी पर आती है, जिधर जैसी एलेक्सा ने इस शो को छोड़ा, मेसी बार्बर एकदम से रेफरी की लेग को ग्रैब कर लेती है और उसके साथ रेसलिंग करने की ट्राई कर रही होती है, बट अचानक से 2-3 सेकंड के बाद कंप्लीटली अनकॉन्शियस। मेसी बार्बर एकदम से बेहोश नहीं हुई, बट कुछ सेकंड्स के बाद बेहोश होती है और बहुत ज्यादा टाइम तक अनकॉन्शियस रहती है। उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं, बट तब भी वो ऑक्टेगन में पड़ी हुई है। रेफरी उसे जगा रहा है, डॉक्टर उसे जगा रहे हैं, एलेक्सा ग्रासो भी साइड में बैठ गई है, बट मेसी बार्बर उठ ही नहीं रही है। ये चीज देखकर पता है मेरे दोनों हाथ सर पे थे कि मैंने
मैंने क्या देख लिया है। ऊपर से एलेक्सा ग्रासो है, तो बहुत ज्यादा खुश था मैं इस विन को देखकर। जहां पर फाइट की बात करें तो इस बार पता नहीं क्यों एलेक्सा ग्रासो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मेंटालिटी से आई हुई थी। उसे देखकर ही लग रहा था पता कि वो रिडेम्पशन में है, वो कपल ऑफ फाइट्स को हार चुकी है, तो वो एक बैंग के साथ वापस आना चाहती है। और एग्जैक्टली उसने यहाँ पर फाइट भी वैसी की है, जिधर फिनिशिंग मूव को अगर हम देखते हैं तो वो 2 पंच कॉम्बो को थ्रो करती है, जिधर राइट हुक जो कि मेसी बाबो तो अपने लेफ्ट गार्ड से ब्लॉक कर लेती है, बट उसके बाद स्ट्रेट लेफ्ट पंच जो क्लीन लैंड होता है मेसी बाबा के चिन पर, और मेसी बाबा ड्रॉप डाउन हो जाती है। अब सबको लगा कि ये फाइट यहीं पर ओवर है। रेफरी भी फाइट को स्टॉप करने लगा था, बट विद इन स्प्लिट सेकंड एलेक्सा ग्रासो एकदम से चोक को भी लॉक इन कर देती है, और उसी के बाद रेफरी दोनों को सेपरेट कर पाता है। एलेक्सा ग्रासो की जब विन अनाउंस हो रही होती है तो उसकी अनाउंस होती है बाय नॉकआउट, तो इसका मतलब ये था कि हर किसी को लगा कि चोक से ही पहले मेसी बाबर फिनिश हो चुकी थी। तो मैं ग्लैड हूं कि यहां पर मेरी प्रेडिक्शन गलत गई और एलेक्सा ग्रासो विन करके आई मीन नॉट ओनली एलेक्सा ग्रासो हैप्पी है, बट हम सब भी हैप्पी है कि एलेक्सा ग्रासो फाइट को विन किया है। कौन नहीं चाहता कि एलेक्सा ग्रासो फिर से टॉप ऑफ द डिवीजन में आए और पोटेंशियली चैंपियन बन जाए। हु नोस, ऐसा हो भी सकता है, लेट्स सी। तो मजा आया फाइट को देखकर, बट हाँ इसी के साथ ये नॉकआउट बहुत ज्यादा स्केरी था। और अब मूविंग ऑन तो मेन इवेंट फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर राउंड 2 में जो पाइफर इजराइल अदासान्या को फिनिश कर देता है। ब्रो सेकंड राउंड को देखकर मैं अदासान्या से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ ना। मेरी ओपिनियन में जो उसने किया है उससे उसने पूरी फाइट को फंबल कर दिया। वो विन कर सकता था फाइट को, बट खुद की गलती की वजह से उसने जो पाइफर को विन करवा दी, वो भी बाय फिनिश। मुझे जरा भी समझ नहीं आया, इतनी अच्छी फाइट कर रहा था अदासान्या, तो राउंड 2 में अदासान्या को पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई कि वो ब्रॉल करने लग पड़ा जो पाइफर से, और वहीं से जो पाइफर फिर फाइट को विन करने लग पड़ता है और एंड में उसे फिनिश कर देता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक सो अब अदासान्या डन है, क्योंकि यही अदासान्या अगर प्राइम अदासान्या होता तो वो ये गलती कभी नहीं करता। फाइट आईक्यू यहां पर अदासान्या ने जरा भी नहीं दिखाया है। अच्छी खासी वो फाइट को विन कर रहा था रेंज में रहकर। उसने जो पाइफर की लेग को भी बहुत अच्छा चॉप कर दिया था, और स्टार्टिंग ऑफ द राउंड 2 में भी अच्छी फाइट कर रहा था, टेक डाउन्स को भी बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा था। इनफैक्ट वो इस सेकंड राउंड को भी अगर निकाल देता तो हमें पता है कि जो पाइफर की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है राउंड 3 ऑनवर्ड्स। तो सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही थी, बट राउंड 2 आता है और यहां पर अदासान्या पागलों की तरह स्क्रैप करने लग पड़ता है। लेफ्ट गार्ड को पूरा नीचे किया और राइट पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली वो पावर में नहीं जीतने वाला जो पाइफर से। जो पाइफर मिडिलवेट का वाइट फ्रांसिस इंगानू बोल सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा उसके पास पावर है। वो फाइट ओवर होने के बाद यही बात बोल रहा होता है कि वो तो अंदर खुश हो गया कि अदासान्या उसके साथ स्क्रैप करने लग पड़ा है, क्योंकि वो जानता था कि स्क्रैप की एबिलिटी या फिर पावर के कंपैरिजन में अदासान्या उसे कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा होता है, जहां पर स्टार्टिंग में अदासान्या बहुत अच्छे टेकडाउन को डिफेंड करता है। मुझे लगा कि अदासान्या और ज्यादा कॉन्फिडेंस को पा रहा है, अब राउंड 2 भी वो विन कर जाएगा और फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम मास्टर क्लास को देखने वाले हैं। फाइट को फिर से रिकॉल करते हुए मैं अभी भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं, जिधर इजराइल अदासान्या जो पाइफर को केज के साइड पुश करता है और वहां पर एकदम से स्क्रैप करने लग पड़ता है। वो बेशक जो पाइफर के ऊपर अच्छे राइट पंचेस को कनेक्ट करता है, बट ऑब्वियसली जो पाइफर की चिन है और उसके पंचेस में और ज्यादा पावर है। तो यही हम देखते हैं, जहां पर बेशक अदासान्या भी लैंड कर रहा होता है, बट जब जो पाइफर अदासान्या के ऊपर लैंड कर रहा होता है, हमें पूरा इंपैक्ट दिख रहा होता है उसका, जिधर अदासान्या बार बार रॉक होने लग पड़ता है, बट तब भी वो ब्लॉक करने की जगह बस ब्रॉल कर रहा होता है। और बस वहीं से क्योंकि अदासान्या ब्लॉक हो गया था, तो उसके टेक डाउन्स को डिफेंड करने की एबिलिटी अब बहुत ज्यादा कम हो गई थी। इसीलिए जो पाइफर उसे ग्रैब करता है और उसे स्लैम कर देता है ग्राउंड में, जहां पर फुल माउंट मिल जाता है जो पाइफर को। वो पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है अदासान्या के ऊपर, इसीलिए अदासान्या को अपनी बैक देने पड़ती है। और वहां पर बोल सकते हैं समवट अदासान्या ने डिफेंड कर लिया अपने आप को, क्योंकि जो पाइफर बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था सबमिट करने के अदासान्या को। और उसी के थोड़े टाइम के बाद इस बार जो पाइफर बेली फ्लैट कर देता है अदासान्या को, उसके ऊपर चढ़ जाता है। और ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर फाइटर को एस्केप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हम देखते भी हैं अदासान्या से कि वो यहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और जो पाइफर उसके ऊपर आराम से पंचेस को लैंड कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद रेफरी को फाइट स्टॉप करने पड़ती है। इतने टाइम के बाद मैंने अदासान्या की साइड ली थी कि वो फाइट को विन करे। वो विन भी कर रहा था, पहला राउंड उसने इतना अच्छा निकाला, और जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी बोला था कि अदासान्या हमें यहां पर क्लासिकल अदासान्या दिख सकता है, तो बोल सकते हैं वही दिख रहा था। बट खुद की गलती मैं यहां पर बोलूंगा अदासान्या की, जिधर वो ब्रॉल करने लग पड़ता है, और मेरी ओपिनियन में तो उसने फाइट को फंबल कर दिया भाई। तो जो पाइफर की साइड से बोल सकते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी विन है, जहां पर थोड़ा सा हमने उसका भी चेंज देखा फाइट में, जिधर वो पहले राउंड में इतना ज्यादा वाइल्ड नहीं गया, और सेकंड राउंड में भी बोल सकते हैं वो खुद इतना ज्यादा वाइल्ड नहीं जा रहा था, बल्कि वो तो ट्राई कर रहा था अपनी ग्राउंड गेम को दिखाने का। बट फिर अदासान्या जब उसके साथ खुद ही ब्रॉल करने की ट्राई कर रहा था, तो व्हाई नॉट, ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा पावर है। तो जो पाइफर पंचेस को एक्सचेंज करने लग पड़ता है, अदासान्या को हर्ट करता है और उसके बाद उसे फिनिश कर देता है। तो जो पाइफर
डेफिनेटली टॉप 5 या फिर टॉप 7 में अब आ सकता है, क्योंकि उसने अदासाने को बीट कर दिया है और ये बोल सकते हैं कि उसके लिए बहुत बड़ा पुश हो गया। तो ग्रेट विन बाय जो पाइफर। और अदासाने की बात करें तो अब तो मुझे लग रहा है कि अदासाने को रिटायर हो जाना चाहिए। I mean, उसने कहा कि वो कहीं पर भी नहीं जा रहा, वो और ज्यादा फाइट्स करेगा। बट ऐसे फाइट्स करने का क्या मतलब, क्योंकि अब अदासाने को यूएफसी सारे प्रोस्पेक्ट्स को फीड करने वाली है और ये देखना बहुत ज्यादा सैड होगा कि वन ऑफ द गोड्स ऑफ मिडलवेट डिवीजन अब न्यू प्रोस्पेक्ट्स के सामने फाइट करेगा और पोटेंशियली वहां पर नॉकआउट भी हो जाए। बट ओवरऑल गाइस, जैसे मैंने कहा, ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड था इस साल का। तो मेरी ओपिनियन में ये बेस्ट कार्ड था और ऊपर से बस ये फाइट नेट कार्ड था। बट क्या डिलीवर किया यहाँ पर फाइट्स ने। मेन कार्ड की हर एक फाइट में फिनिश आए, तो बोल सकते हैं हर कोई चाहता था वो 100K का बोनस लेना। तो इनसेन इवेंट ये रहा पूरा। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये पूरा इवेंट कैसा लगा, फाइट्स कैसे लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।